हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सार में। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग विद्यापति को पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं से पूछे जाते हैं। और आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे, अगर तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े ही होंगे, लेकिन आप लोग की रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। एक छोटी सी वीडियो में आप सबको मतलब सब रिवाइज कर सकते हैं या कुछ आपको अलग चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आपको नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहें वीडियो में। और आज इनके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, इनका जन्म, मृत्यु, इनके माता पिता, इसके बाद इनकी रचनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। और यही बात, देख रहे हैं सब परेशान है एग्ज़ाम डेट के लिए, तो देखिए एग्ज़ाम के लिए परेशान नहीं होइए। एग्ज़ाम को जब होना होगा होगा, क्योंकि फॉर्म भरा गया है तो ये तो फिक्स है कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन यही है, कभी थोड़ा लेट हो रहा है क्या नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले था कि नवंबर में होगा, अब फरवरी भी हमको लग नहीं रहा है, फरवरी में तो कोई उम्मीद ही नहीं है। चलिए, तो पढ़ते हैं हम लोग, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। जो हमारा काम है, बाकी तो आयोग का काम है, वो अपने हिसाब से करेगा। तो सबसे पहले हम लोग विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यापति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इनका जन्म 1350 ईस्वी में बिहार के विस्पी नामक ग्राम में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे कि इनका जन्म बिहार के विस्पी नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु जो है 1460 ईस्वी में हुई थी। और इनके पिता जो हैं वो गणपति ठाकुर गणपत थे। ये भी माना जाता है कि एक कवि थे। और इनकी माता का नाम हासिनी देवी था। ये आप लोग याद रखेंगे कि विस्पी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिहार या विस्पी दोनों पूछा जाता है। और विद्यापति के कई आश्रयदाता थे। इनके जो है कई आश्रयदाता थे, जिसमें से मुख्य रूप से शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह का नाम आता है। तो विद्यापति कई लोगों के आश्रय में रहे थे, कई राजाओं का राजाश्रय इन्हें प्राप्त था, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो शिव सिंह और कीर्ति सिंह का नाम आता है। और शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह तिरहुत के नरेश थे। जो शिव सिंह थे और कीर्ति सिंह तिरहुत के नरेश थे। और विद्यापति ने शिव सिंह की पत्नी लक्ष्मा देवी का वर्णन कीर्ति पताका के 250 दोहे में किया है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति ने शिव सिंह की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, लक्ष्मा देवी, तो उनका वर्णन कीर्ति पताका के 250वें दोहे में किया है। जो 250वां दोहा है उसमें कीर्ति पताका का, उसमें जो है विद्यापति ने शिव सिंह की जो पत्नी थी उनके बारे में वर्णन किया है। और विद्यापति शैव भक्त थे, शिव भक्त थे, इसलिए इन्हें शैव भी कहा जाता है। तो शिव भक्त होने के कारण इनको शैव भी कहा जाता है। किसको? विद्यापति को। और विद्यापति देवादित्य ठाकुर के पौत्र थे। ऐसा माना जाता है कि इनके जो मतलब दादा थे, शायद दादा ही कहते होंगे, पौत्र थे देवादित्य ठाकुर के ये। और देवादित्य ठाकुर हसी देव के दरबार में रहते थे। जो देवादित्य ठाकुर थे ये हसी देव के दरबार में रहते थे और उनके कई युद्धों के बीच में आकर शांत कराया था। तो जो इनके मतलब परदादा कह सकते हैं, दादा जो भी थे देवादित्य ठाकुर विद्यापति के, वो हसी देव के दरबार में रहते थे और हसी देव के मतलब कई युद्धों के बीच में आकर युद्धों को उन्होंने शांत कराया था। तो ये तो हो गया उनके कुछ मतलब जीवन के बारे में, उनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें थी। और विद्यापति अपने जीवन में मैथिली अवहट्ट के साथ साथ संस्कृत में भी रचनाएं की थी। विद्यापति जो है मैथिली और अवहट्ट में रचनाएं तो किए ही थे, उसके साथ वे संस्कृत में भी रचनाएं किए थे। और उनके द्वारा कुल 16 ग्रंथ लिखे गए। विद्यापति के द्वारा 16 ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन प्रमुख जो हैं वो ये 3 हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पदावली मैथिली में है, श्रृंगार रस है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन है, ये आगे हम आप लोग को बताएंगे। और कीर्ति पताका ये अवहट्ट भाषा में है, वीर रस में। और कीर्ति लता अवहट्ट भाषा में वीर रस में था और कीर्ति पताका भी अवहट्ट भाषा और वीर रस में है। तो याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है पदावली, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन जो है कि पदावली किस भाषा में है, तो मैथिली में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। संस्कृत की इनकी कुछ रचनाएं हैं जो देख लेते हैं। भू परिक्रमा, शैव सर्वसार, प्राणभूत संग्रह, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार और गया पत्रक,
पत्तलक, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय। तो ये सब उनकी जो रचनाएं हैं संस्कृत की रचना है, किसकी? विद्यापति की। तो इसमें से जो पूछा जाता है वो भू परिक्रमा, शैव सर्वस्वार और पुरुष परीक्षा और ये वाला दुर्गा भक्ति तरंगिणी। कई सारी हैं, गंगा वाक्यावली भी, मतलब एक बार आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। कुछ रचनाएं हैं जो इसमें से पूछी गई हैं, कि मैंने देखा था क्वेश्चन में, शायद से यूथ वाले में मैंने देखा था, इसमें कई रचनाएं जो कई सारे एग्जाम में पूछी गई हैं कि किस भाषा में रचित है, तो संस्कृत में है। विद्यापति को प्राप्त उपाधियाँ, जैसे विद्यापति को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? विद्यापति को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। उनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, नव कवि भी कहते हैं, खेलन कवि भी कहते हैं, और कवि शेखर कहते हैं, और कवि कंठाहार, कवि रंजन, रास पंडित, अभिनव जयदेव, दशावधान, पंचानन। तो ये सब उनके जो है नाम हैं, किसके? विद्यापति के। और मैथिल कोकिल उनका नाम पड़ा था पदावली से, पदावली लिखने के कारण ही उनका नाम मैथिल कोकिल पड़ा था। चलिए हम लोग सबसे पहले पदावली के बारे में कुछ जानते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पदावली, इसमें राम किशोर वर्मा कहते हैं, पदावली बारे में पहले उनका एक स्टेटमेंट लेते हैं कि इसमें संयोग और वियोग रस की मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। यह एक सरस गीति परक रचना है। तो राम किशोर शर्मा जी कहते हैं कि इसमें संयोग और वियोग दोनों मतलब पक्ष का जो है वो मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। संयोग और वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। यह एक सरस गीत परक है। इसमें 2-3 चीज़ याद करेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, 2-3 शब्द याद कर लेंगे। इसमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष की मार्मिक अभिव्यंजना की गई है और यह गीत परक है। कौन का है? राम किशोर शर्मा का है। अगला देखते हैं कि राम कुमार वर्मा का कथन है, विद्यापति के भक्त हृदय में विहार करते हैं, भक्त के हृदय में, सॉरी यहाँ के रहेगा, भक्त के हृदय में विहार करते हैं। वे अपनी कल्पना व सौंदर्य में ऐसे डूब गए हैं कि दूसरी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। विद्यापति, राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि विद्यापति अपनी कल्पना और सौंदर्य में ऐसे डूब गए हैं कि दूसरी तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाती है, और यह कभी कला मात्र है, उसका भक्ति भाव में व्यक्तित्व तो नहीं है। तो जो राम कुमार वर्मा जी हैं, इनको जो है कभी कहाँ कला मात्र हृदय मानते हैं, उनको भक्ति भाव में नहीं मानते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है विद्यापति को भक्त कवि भी कहते थे, तो राम कुमार वर्मा इससे सीधे सीधे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनकार करते हुए नजर आते हैं। और अगला कथन हम लोग देखेंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ ऐहिक हैं और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्म स्तर पर रूपांतरित कर देती है। अब ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक व आलोचक के आध्यात्मिक भाव के चश्मे की जरूरत नहीं है। तो आध्यात्मिक भाव के चश्मे की जरूरत नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये कहते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं कथन है कि विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। ये भी कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला जो है कथन वो रामचंद्र शुक्ल का है। इस सरस गीत काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। तो इस काव्य में राधा कृष्ण का जो प्रेम है किसी प्रकार के बंधन को, और इनका देखेंगे कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार पूछा गया है कि जो ये कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। एक व्यंग करते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया था, उसी प्रकार विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक बताते हैं। तो ये कौन कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे थे। अगला हम लोग का है स्टेटमेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कि विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा पदावली की मादकता नागिन की लहर के समान है।
तो ये कौन कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अक्सर कि विद्यापति की पदावली जो है की मादकता नागिन की लहर के समान है। कौन कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहे। या विद्यापति की पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहे हैं। बच्चन सिंह के बारे में देखते हैं कि विद्यापति हिंदी साहित्य के जातीय कवि हैं। ये कौन कहा है? बच्चन सिंह कहे हैं जातीय कवि। तो विद्यापति को जातीय कवि कौन कहा है? तो बच्चन सिंह कहे हैं। ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे कि बच्चन सिंह विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं। और हरप्रसाद शास्त्री का देखेंगे कि विद्यापति की रचनाओं में शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, राधा भक्ति व नारायण भक्ति के अंश मिलते हैं, इसलिए इन्हें पंचदेवोपासक कहा जाता है। तो हरप्रसाद शास्त्री जो हैं विद्यापति को पंचदेवोपासक मतलब कहे हैं कि इन्हें पंचदेवोपासक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, राधा भक्ति, नारायण भक्ति, ये 5 भक्ति उनके अंदर विद्यापति जी के हरप्रसाद शास्त्री जी को समझ में आता है कि ये इन्हें इसलिए पंचदेवोपासक कहते हैं या कहा जाता है, कहे हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? कीर्तिलता के बारे में। कीर्तिलता के बारे में इनकी जो रचना है, पदावली देख ही चुके हैं, उसमें अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। पदावली में कुछ लोग जो है उसको आध्यात्मिक मानते हैं, तो कुछ लोग श्रृंगारिक मानते हैं। जो पदावली है उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है और मैथिली भाषा में लिखा गया है। आप लोग इसको याद रखेंगे, बाकी काफ़ी विवाद है उसके बारे में। तो कीर्तिलता के बारे में हम लोग देखते हैं। इस रचना में कीर्ति सिंह के यश तथा उदारता का चित्रण किया गया है। तो जो कीर्तिलता रचना है इसमें कीर्ति सिंह के यश तथा उदारता का चित्रण किया गया है। और इस कृति का आरंभ भृंग भृंगी संवाद से होता है। तो इस कृति का आरंभ भृंग भृंगी संवाद से होता है। अब भृंग भृंगी संवाद से आप लोग को मैंने पढ़ाया था पृथ्वीराज रासो, उसकी वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह बोलते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो एक सुखसुखी संवाद के रूप में है, और जहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती हैं उससे छेपक मान लिया जाता है। तो वो सुखसुखी संवाद बोले हैं किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी सुखसुखी संवाद के रूप में है पृथ्वीराज रासो को। और यहाँ जो है ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में कौन है? कीर्ति लता है। कीर्ति लता इनकी जो है ये भृंग भृंगी संवाद में है। और भृंगी के प्रश्न के उत्तर में सारी कथा अंकित है। तो इसमें मतलब कोई प्रश्न पूछता है पहले, उसके बाद पूरी कथा जो है उसी के उत्तर में चलती रहती है। और इस कथा का लेखन कार्य संवत 1380 विक्रम संवत में हुआ था। तो इस कथा का लेखन कार्य जो है 1380 विक्रम संवत में हुआ था। और अवहट्ट भाषा में रचित यह एक अपूर्ण ऐतिहासिक काव्यों को विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की यशोगान में समर्पित किया है। तो यह एक अपूर्ण है, अपूर्ण ऐतिहासिक काव्य को विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह के यशोगान में समर्पित किया है। तो ये जो है अपूर्ण कृति है। और इस रचना में 4 पल्लव हैं। तो इस रचना में इनकी 4 पल्लव हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक पल्लव के बारे में जानते हैं। प्रथम पल्लव में इसमें मुख्यतः कीर्ति सिंह के वंश और पराक्रम का परिचय दिया गया है। तो जो प्रथम पल्लव है इसमें कीर्ति सिंह के वंश और पराक्रम का परिचय दिया गया है। और द्वितीय पल्लव में, इस पल्लव में राजा गणेश्वर को युद्ध में परास्त कर असलान नामक बादशाह कपट से बांध लेता है। तो इसमें जो असलान नामक बादशाह हैं वह राजा गणेश्वर को युद्ध में परास्त कर उनको कपट से बांध लेता है। इसलिए राजा कीर्ति सिंह असलान से बदला लेने के लिए अनेक कपटों को झेलते हुए जौनपुर पहुंचते हैं। तो द्वितीय पल्ले में इसका वर्णन है कि जो असलान है वो गणेश्वर के युद्ध में राजा गणेश्वर को युद्ध में परास्त करके उनको बंदी बना लेता है। और कीर्ति सिंह जो है उससे बदला लेने के लिए इसका अनेक उसके कपट को झेलते हुए जौनपुर पहुंचते हैं। तो द्वितीय पल्लव में ये है। प्रथम पल्लव में उनके वंश और उनके पराक्रम का परिचय है, और दूसरे में कैसे वो मतलब उसके कपट को असलान के झेलते हुए और उससे बदला लेने के लिए जौनपुर जाते हैं। और तृतीय पल्लव में, इस पल्लव में कीर्ति सिंह जौनपुर के इब्राहिम शाह को अपने पिता के वध के विषय में बतलाता है। तो कीर्ति सिंह जो है वो इब्राहिम शाह से अपने पिता के वध के बारे में बताते हैं। बादशाह इस घटना को सुनकर क्रोधित होता है और असलान के विरुद्ध सेना को प्रस्थान का आदेश देता है।
तो जो इब्राहिम शाह है वह इस घटना को सुनकर क्रोधित होता है और अपनी सेना को असलान के विरुद्ध युद्ध के लिए मतलब आदेश देता है कि जाओ युद्ध करो। ये तृतीय पल्लव में लिखा गया है। अब अगला देखते हैं चौथा पल्लव। चौथे पल्लव में क्या है कि इस पल्लव में असलान और कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन है। तो चौथे पल्लव में असलान और कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन है। कीर्ति सिंह भागते हुए असलान को छोड़ देता है और युद्ध में विजयश्री प्राप्त करते हैं। तो जो कीर्ति सिंह है वो लास्ट में विजयश्री प्राप्त करते हैं और भागते हुए असलान का वध नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। और देखते हैं इस कृति में तत्कालिक वातावरण और जनजीवन का जीवन चित्रण है, जिसमें जौनपुर व वहाँ की गोमती नदी का मनोहारी चित्रण है। किसका? गोमती नदी का, यहाँ के गोमती नदी का मनोहारी चित्रण है। और इस चरित काव्य को विद्यापति ने स्वयं पुरुष कहानी कहा है। और इस चरित काव्य को विद्यापति ने स्वयं पुरुष कहानी कहा है। तो अगला हम लोग देखेंगे किसका? कीर्ति पताका को। अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की यह कृति अभी प्राप्त नहीं है। तो जो कीर्ति पताका है विद्यापति की यह कृति अभी प्राप्त नहीं है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह 1460 विक्रम संवत में लिखी गई है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि यह 1460 विक्रम संवत में लिखी गई है। यह इनकी खंडित हस्तलिखित प्रति है और यह इनकी खंडित हस्तलिखित प्रति है जो नेपाल दरबार के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें राजा शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। इसमें राजा शिव सिंह के युद्धों का वर्णन प्राप्त है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में विद्यापति ने पद्य के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग किया है। तो जो कीर्तिलता कीर्ति पताका है इसमें गद्य के साथ साथ पद्य के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग है। अब विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो संस्कृत साहित्य में जयदेव को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संस्कृत साहित्य में जो स्थान जयदेव को प्राप्त है वही हिंदी साहित्य में किसको प्राप्त है? तो विद्यापति को। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक हैं और सूरदास के पथ प्रदर्शक हैं। तो पद शैली के हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति माने जाते हैं और सूरदास के पथ प्रदर्शक भी माने जाते हैं। विद्यापति के संदर्भ में एक विवाद रहा है कि विद्यापति रहस्यवादी हैं, श्रृंगारिक हैं या भक्ति कवि हैं। इस संदर्भ में विद्वानों की 3 टोलियाँ बनी। तो इसमें कोई कहते हैं विद्यापति मतलब रहस्यवादी हैं, तो कोई कहते हैं भक्ति का मतलब परक रचनाएं लिखे हैं, तो कोई कहते हैं श्रृंगारिक हैं। तो इसके मामले में विद्वान 3 मत अपना व्यक्त किए हैं। तो उन लोगों को देखते हैं अलग अलग से कि विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक मानने वाले कवि। तो विद्यापति जो श्रृंगारिक मानते हैं कौन कौन से कवि हैं चलिए देखते हैं। तो आनंद प्रकाश दीक्षित जी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, विनय कुमार, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाबू राम सक्सेना, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये सब जो हैं उनको क्या मानते हैं कि श्रृंगारी कवि मानते हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आनंद प्रकाश दीक्षित, शिव प्रसाद, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, विनय कुमार, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतने जो कवि हैं ये सब विद्यापति को श्रृंगारिक मानते हैं। अब देखिए चलिए देखते हैं भक्त कवि कौन कौन मानता है। तो विद्या कवि को भक्त कवि मानने वाले विद्वान बाबू ब्रजनंदन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, ये तीनों कवि जो हैं ये जो है विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। और रहस्यवादी कौन कौन मानता है? तो रहस्यवादी मानने वाले कवि जॉर्ज ग्रियर्सन, नरेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन नाथ मिश्र, ये सब जो हैं विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में शायद से कुछ गद्य कवि को बताना है आदिकाल के बारे में, उसको बताएंगे, नहीं तो उसको गद्य जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अगर उसको नहीं पढ़ना होगा तो फिर भक्ति काल को अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और भक्ति काल के बाद बस हम लोग को रीतिकाल पढ़ना है, फिर आधुनिक काल पे आ जाएंगे। और एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है तो धीरे धीरे रिवीजन चालू है। जय हिंद, जय हिंदी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपना ख्याल रखें। और ठंड भी बहुत है और पढ़ाई जारी रखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।